नमस्कार साथियों, आपका राजश्री एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज अपन जो बात करेंगे, वैसे कल अपन ने मेवाड़ की वंशावली देख ली थी, उसको ढंग से समझ लिया था। आज अपन आगे बढ़ेंगे और आज अपन बात करेंगे रावल रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में? रावल रतन सिंह के बारे में। मैं आपको इसके बारे में बेसिक बताना चाहता हूँ कि रावल रतन सिंह जब राजा बने, ये क्या है कि रावल जो शाखा थी, कल अपन मैंने बताया भी था, दोनों शाखाओं को बताया था, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। अब जो रावल शाखा है, उस रावल शाखा के अंतिम राजा जिसे अपन कहें वो रतन सिंह थे, क्योंकि उसके बाद उनके कोई संतान नहीं थी और वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनकी पत्नी पद्मावती ने भी उनकी पत्नी पद्मिनी ने भी जौहर कर लिया था। 1617 के साथ में क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। अब उस स्थिति में रावल शाखा का अंतिम अगर राजा अपन जिसे कहते तो रतन सिंह थे। अब इनको क्या है, जो रतन सिंह थे, इनको क्या है कि 1303 ईस्वी में, किसमें? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन जो खिलजी है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एक साम्राज्यवादी एवं महत्वाकांक्षी शासक था। क्योंकि उसका कारण क्या था कि चित्तौड़ पे आक्रमण करने का, क्योंकि गुजरात, मालवा, यहाँ के मतलब रास्ते चित्तौड़ होके गुजरते थे। इससे क्या है कि उसके लिए मतलब आगे सैनिक अभियान करना आसान हो। अगर चित्तौड़ का किला अगर अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आता है तो मतलब आगे उसके लिए साम्राज्य विस्तार करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मेन जगह है जहाँ से मतलब चारों ओर रास्ते जाते हैं। और दूसरा एक ऐसा भी बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, उसने उसकी पत्नी रावल रतन सिंह की पत्नी के बारे में सुना था, जिसका नाम पद्मिनी थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ में बताया है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी ना तो गले से उसका पानी भी दिखता था, इतनी सुंदर थी। और उसकी सुंदरता का बखान सुन के अलाउद्दीन खिलजी उसकी सुंदरता पे क्या हो गया? मोहित हो गया। वो दीवाना हो गया। किसका? पद्मिनी का। और जब पद्मिनी का दीवाना हो गया तो दीवाना तो आप जानते हो ना, जितने भी आजकल आशिक होते हैं, दीवाने होते हैं, वो गलियों गलियों चक्कर काटते हैं कि नहीं? अब ये राजा तो है नहीं कि जाके उसको उठा के ले आए, युद्ध करके जीत जाए, है ना। लेकिन दीवाने जो लोग होंगे वो गलियों में चक्कर काटते हैं कि नहीं काटते? ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी किसका दीवाना हो गया? पद्मिनी का। और पद्मिनी के दीवाना होने से वो कहाँ, उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। किसके लिए? पद्मिनी के लिए। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी बताते हैं कि रानी पद्मिनी के लिए उसने मतलब चित्तौड़ पे आक्रमण किया। उसके बाद में होता क्या है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने उसको पद्मिनी को प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो उसकी पूर्ति हुई नहीं। क्योंकि रतन सिंह और उसका जो सेनापति थे गोरा और बादल, ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और रानी जो पद्मिनी है, रानी पद्मिनी ने क्या किया कि 1617 मतलब जो नारियां थी, यानी 1617 के साथ में क्या कर लिया? जौहर कर लिया। अब ये अगर चित्तौड़गढ़ का अपन देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा है। शाखा किसे कहते हैं? जिसमें जौहर और केसरिया दोनों हों। तो केसरिया तो उसे कहते हैं जिसमें पुरुष वीरगति को प्राप्त हो जाए, वो केसरिया है, यानी लड़ते हुए मर जाए। और जौहर उसे कहते हैं जिसमें उनके साथ साथ औरतें भी अपने प्राणों का क्या कर दें? बलिदान कर दें। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का 1303 में पहला क्या हुआ था? शाखा हुआ था। और ये पहला शाखा होने के शाखा हुआ था जिसमें जौहर भी हुआ है और केसरिया भी हुआ है। ठीक है। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतने के बाद में अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। और प्रशासक नियुक्त करने के बाद में उसका नाम खिजराबाद रखता है। बाद में खिजर खां चित्तौड़ को छोड़ के चला जाता है और मालदेव चौहान को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। मालदेव के बाद में यहाँ का जो राजा बना वो जैसा या जयसिंह था, जो मालदेव चौहान का पुत्र था। और उसने क्या कि बाद में क्या है कि जो राणा हमीर थे, उन्होंने क्या किया कि जैसा या जयसिंह को युद्ध में हराकर उससे वापस चित्तौड़गढ़ छीन लिया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। रावल रतन सिंह थे, जो रावल रतन सिंह थे
इन्होंने क्या, इन्हें इन्हों इन इन्हों राहुल रतन सिंह को 1303 में, कब, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मतलब राहुल रतन सिंह को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब इसमें होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया? जो अलाउद्दीन जो खिलजी है, इसने आक्रमण क्यों किया चित्तौड़गढ़ पे? एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी नीति, एवं वो महत्वाकांक्षी था, महत्वाकांक्षी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी क्या था? एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी और एक वो महत्वाकांक्षी शासक था, इसीलिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। साथ में क्या है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के सामरिक महत्व को देखते हुए, किसको? चित्तौड़ के सामरिक महत्व को देखते हुए, और चित्तौड़ के सामरिक महत्व प्लस सैनिक शक्ति, सैनिक शक्ति प्लस व्यापारिक उपयोगिता, मतलब उसका जो कारण था ना अलाउद्दीन खिलजी का, भाई क्या कारण था कि उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया? एक तो उसकी साम्राज्यवादी नीति यानी साम्राज्य का विस्तार, दूसरा वो महत्वाकांक्षी था, तीसरा क्या है कि उसका सामरिक महत्व था, एक उसकी सैनिक शक्ति, चित्तौड़ की जो सैनिक शक्ति थी उस सुसंगठित थी तो उसको प्राप्त करना चाहता था, एक व्यापारिक उपयोगिता, चित्तौड़ का व्यापारिक उपयोगिता का बहुत महत्व था, इसीलिए उसने इस पे चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया। ठीक है। गुजरात मालवा मध्य प्रदेश संयुक्त प्रांत, दूसरा है गुजरात मालवा सिंध व संयुक्त प्रांत मतलब गुजरात मालवा सिंध व संयुक्त प्रांत के भागों में, मतलब ये गुजरात मालवा सिंध व संयुक्त प्रांत के भागों के व्यापारिक, क्या मैंने बताया था ना पहले भी, यहां बता दिया, व्यापारिक उपयोगिता के व्यापारिक मार्ग चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। कहां से होकर गुजरते थे? चित्तौड़ से होकर गुजरते थे। देखो मैंने आपको बताया भाई, इसमें 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ पे। उसका कारण था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी नीति को लेकर चलता था, साथ में वो महत्वाकांक्षी भी था, साथ में सामरिक सैनिक शक्ति और व्यापारिक उपयोगिता के कारण। अब यहाँ मैंने आगे बताया कि चलो व्यापारिक उपयोगिता मैंने बता दिया, लेकिन किन के साथ थी वो व्यापारिक उपयोगिता? एक तो गुजरात के साथ थी, मालवा के साथ थी, सिंध के साथ थी, और संयुक्त प्रांत के जितने भी भाग है, ये जो एरिया था उसका जो रास्ता था ना, मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? चित्तौड़ से होकर गुजरता था। कहाँ से होकर? गुजरात होकर गुजरता था। मतलब आगे बढ़ते हैं अपन 1540 ईस्वी में, कौन से 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। कौन सा ग्रंथ था? पद्मावत। थोड़ा मोटा लिख देता हूं, सही दिखेगा आपको। पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी
और इसी में उसने बताया था कि उसने उसकी सुंदरता के कारण, किसकी सुंदरता के कारण, रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। चलो मैं एक बार इसका दोहरान करा देता हूँ ताकि अपन आगे बढ़ सकें। राहुल रतन सिंह को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था ना। हाँ, क्योंकि उसका कारण क्या था, ध्यान देना, कारण क्या था, साम्राज्यवादी नीति, महत्वाकांक्षी सामरिक सैनिक शक्ति व व्यापारिक उपयोगिता। फिर मैंने बताया हुआ गुजरात, मालवा, सिंध संयुक्त प्रांत के भागों के व्यापारिक मार्ग का चित्तौड़ से होकर गुजरना। बात करते हैं 1540 ईस्वी में, कौन से में, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब ये एक मुस्लिम इतिहासकार थे, उनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी 1540 में, उस ग्रंथ का नाम था पद्मावत। उस ग्रंथ पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया कि वो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण चित्तौड़ पे आक्रमण किया। किसके कारण किया, रानी पद्मिनी की सुंदरता के कारण वो उसको पाना चाहता था। किसको पाना चाहता था, रानी पद्मिनी को पाना चाहता था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था, इसी कारण उसने क्या कर दिया, चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में राहुल रतन सिंह थे, ये क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति मतलब मृत्यु, मतलब युद्ध में लड़ता हुआ मारे गए। लेकिन राहुल रतन सिंह के साथ में वो इनके सेनापति थे गोरा और बादल। कौन, गोरा और बादल। ये मतलब अकेले रतन सिंह ही नहीं, गोरा और बादल भी। कौन, गोरा और बादल भी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कौन, गोरा और बादल भी। ध्यान रखना, इसको पूछते हैं कि रतन सिंह के वो कौन से दो सेनापति थे जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, राहुल रतन सिंह की रक्षा करते हुए युद्ध में मतलब वीरगति को प्राप्त हुए। तो वो ध्यान रखना कौन है, गोरा और बादल। कौन, गोरा और बादल। तो ये तो हो गए वीरगति को, ये तो भगवान को प्यारे हो गए। आगे अपन बात करते हैं, जब ये भगवान को प्यारे हो गए तो क्या होता है। रानी पद्मिनी, कौन, रानी पद्मिनी, कौन, रानी पद्मिनी, ये क्या करती है, 1617 के साथ जोहर कर लिया। क्या कर लिया, 1617 के साथ में क्या हो गया, जोहर कर लिया, यानी अपने प्राणों का क्या कर दिया, त्याग। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थी उसकी इच्छा हो गई साफ, यानी मिट्टी में मिल गई। जब रानी पद्मिनी मिली ही नहीं, जिसके खातिर उसने सब कुछ किया, जब रानी पद्मिनी नहीं मिली तो फिर रानी पद्मिनी जब उसको मिली ही नहीं तो फिर मतलब क्या था वहाँ का, चित्तौड़ का। तो मतलब क्या है कि जब रानी पद्मिनी ने 1617 के साथ जोहर कर लिया तो होता क्या है कि जो पुरुष थे उन्होंने, यानी कि राहुल रतन सिंह और गोरा बादल प्लस वहाँ के जो जितने भी सैनिक थे, उन्होंने तो किया केसरिया। क्या कर लिया, केसरिया। और रानी पद्मिनी प्लस 1617 ने क्या किया, जोहर। क्या किया, जोहर। जब केसरिया और जोहर दोनों एक साथ होते हैं तो उसे कहते हैं साका। क्या कहते हैं, साका। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, साका भी होता है और अर्ध साका भी होता है। अर्ध साका में क्या होता है कि पुरुष तो केसरिया कर लेते हैं मगर औरतें जोहर नहीं करती, उसे अर्ध साका कहते हैं। मगर ये कंप्लीट साका था। तो ये चित्तौड़गढ़ का, याद रखना, चित्तौड़गढ़ का 1303 में, कब, 1303 में प्रथम शाखा था ये। कौन सा, प्रथम शाखा, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब राहुल रतन सिंह
वीर गति को प्राप्त हो गए। गोरा और बादल उनके साथ वो भी भगवान के प्यारे हो गए। और रानी पद्मावनी, रानी जो पद्मिनी है, उसने क्या किया, 1600 सतरानियों के साथ में क्या कर लिया, जौहर कर लिया। और पुरुषों ने केसरिया किया और स्त्रियों ने जौहर किया, तो वो मिलके क्या कहलाता है, शाखा। तो चित्तौड़गढ़ का ये कौन सा शाखा था, प्रथम शाखा था। कौन सा था, प्रथम शाखा। ये याद रखना कब हुआ था, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा पूछता है एग्जाम में, कब हुआ था, 1303 ईस्वी में। कब हुआ, 1303 ईस्वी में। अब जब ये युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, किसके साथ में, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो भी साथ में आया था। तो उनकी जो किताब थी, क्या थी, उनकी जो किताब थी तारिक ए अलाई, क्या नाम था उनके ग्रंथ का, क्या नाम था, तारिक ए अलाई, क्या नाम था, तारिक ए अलाई। इसका एक और नाम है खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू। मतलब होता है क्या है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था, उस वक्त उनके साहित्यकार या इतिहासकार अमीर खुसरो भी साथ में आया था। और जब अमीर खुसरो साथ में आया था, उसने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम है तारिक हे हलाई। क्या नाम था, तारिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, तारिक ए अलाई, सीधा पूछते हैं इसको। और इसी का ही नाम देखो क्या है कि आपको अधिकतर नाम मिलेगा वहाँ खजाइन उल फुतू, मगर मैंने दोनों नाम लिए इस कारण लिए कि खजाइन उल फुतू को एग्जाम में कम पूछते हैं, तारिक ए अलाई को इसके उपनाम को ज़्यादा पूछते हैं, तारिक ए अलाई को ज़्यादा पूछते हैं। दोनों एक ही किताब के दो नाम हैं, तारिक ए अलाई और खजाइन उल फुतू, है ना, ये याद रखना। इसको सीधा एग्जाम पूछते हैं भाई। इसमें इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण का आंखों देखा हाल, क्या, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण का क्या, आंखों देखा हाल इस ग्रंथ में लिखा था। तो एग्जामिनर ये पूछता है कि चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण का आंखों देखा हाल अमीर खुसरो की कौन से ग्रंथ में है, तो तारिक ए अलाई, खजाइन उल फुतू। ये ऐसा ही पूछ सकते हैं कि अमीर खुसरो मतलब वो कौन सा ग्रंथ था मतलब जो तारिक ए अलाई ये खजाइन उल फुतू को किसने लिखा था, अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो का कौन सा ग्रंथ था जिसमें आंखों देखा हाल था चित्तौड़गढ़ के युद्ध का, वो तारिक ए अलाई और खजाइन उल फुतू। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन जो खिलजी है वो युद्ध को जीतने के बाद में उसके पास कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि उसने रानी पद्मिनी के खातिर तो यहाँ पे आया था, आशिक था बेचारा। जब प्रेमी आया था प्रेमिका से मिलने और प्रेमिका जब मिले ही नहीं तो वो क्या करें यहाँ रह के, तो चित्तौड़गढ़ में उसका सब कुछ लुट गया था। इसी कारण उसने क्या किया कि अपने पुत्र, कौन, अपने पुत्र अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उसका नाम था खिज्र खां, खिज्र खां, उसको यहाँ का क्या कर दिया, प्रशासक नियुक्त कर दिया। चित्तौड़ का क्या किया, प्रशासक क्या नियुक्त कर दिया। और चित्तौड़ का नाम बदलकर, चित्तौड़ का नाम इसके पुत्र के नाम पर खिजराबाद, क्या कर दिया, खिजराबाद रख दिया, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक पीर थे, कौन थे, एक पीर थे
धीर धाबाई ऐसे कुछ नाम था, धाबाई पीर, सॉरी, उस मतलब धा बाई जी पीर, धाबाई जी पीर की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। धाबाई पीर की दरगाह कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और इस पे एक लेख मिला था, क्या नाम, क्या मिला था? एक लेख। धाबाई पीर की दरगाह का जो लेख है, धाबाई की पीर की दरगाह का जो लेख है, उसमें ये मिलता है कि जो चित्तौड़ है उसका नाम क्या है? खिजराबाद। क्या नाम है? खिजराबाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि ये जो खिजर खां है, ये 1311 ईस्वी तक, कितने तक? 1311 ईस्वी तक चित्तौड़ के क्या रहे? प्रशासक। कब तक रहे ये? 1311 ईस्वी तक। और बाद में होता क्या है कि मालदेव चौहान को प्रशासक नियुक्त करके वो चला जाता है। मालदेव चौहान के बाद में उसका पुत्र जैसा या जयसिंह, जैसा या जयसिंह चित्तौड़ का राजा बनता है। चित्तौड़ का राजा बनता है। बाद में होता क्या है कि राणा अमीर, उसने जयसिंह या जैसा को हराकर वापस चित्तौड़ छीन लिया था। मैं आपको बता दूं कि रावल रतन सिंह अंतिम राजा था किसका? रावल शाखा का। अब जितने भी अपन पढ़ेंगे ना, वो सारे ही राणा शाखा के ही शासक पढ़ेंगे, है ना। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 2018 में 2018 में एक निर्देशक था, उसका नाम था संजय, पूछ सकते हैं ये, इसलिए मैंने बता दिया कि वो कौन सी फिल्म बनी थी उस पर। तो संजय लीला बंसाली ने फिल्म बनाई थी रानी पद्मिनी, वो भी विवादास्पद है। रानी पद्मिनी पे फिल्म बनाई थी, वो विवादास्पद भी रही है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा दोहरान करवा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने के बाद में किसको नियुक्त करता है? वहाँ का प्रशासक खिजर खां को प्रशासक नियुक्त करता है। किसको? खिजर खां को। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर देता है? खिजराबाद। क्या करता है? खिजराबाद। और वहाँ होता क्या है कि एक दरगाह है, उसका नाम है धाबाई पीर जी की दरगाह। उस पर एक लेख है, उस पर यानी धाबाई पीर की दरगाह का जो लेख है उस पर लिखा हुआ मिलता है कि चित्तौड़ का नाम क्या था? खिजराबाद, है ना। बात करते हैं अपन 1311 ईस्वी में जो खिजर खान थे। कौन? खिजर खां थे। वो क्या करते हैं? मालदेव चौहान को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके वो चित्तौड़ को छोड़ के चले जाते हैं। उनके बाद उनका पुत्र जैसा या जयसिंह यहाँ का क्या बनता है? शासक या राजा बनता है। बाद में राणा हमीर जो थे, राणा हमीर ने इस पे आक्रमण किया, जैसा या जयसिंह पे आक्रमण करके वापस चित्तौड़गढ़ को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि अपनी राजधानी बना लेता है। और रावल रतन सिंह अंतिम राजा था किसका? रावल शाखा का। यानी कि रावल रतन सिंह अंतिम राजा किसका था? रावल शाखा का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राणा हमीर
राणा हमीर 1326 से 1364, 1326 से 1364 ईस्वी तक इनका क्या रहा, शासनकाल रहा। अपन ने अभी पहले पढ़ा था राहुल रतन सिंह, वो अंतिम राजा थे। अपन बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं भाई। राहुल रतन सिंह के बाद में वहाँ का राजा कौन बना चित्तौड़ का, तो राणा मीर बने थे। अगर बात करें तो अपन बीच में जो आए थे वो तो अलग थे, लेकिन अगर इनके वंश से बात करें तो ये थे। राणा रतन सिंह थे। राणा अमीर जो थे ये सिसोदा की क्या थे, जागीरदार। क्या थे, जागीरदार। क्या थे, जागीरदार। इन्होंने क्या किया, जागीरदार थे। इन्होंने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण। चित्तौड़ पे क्या कर दिया, आक्रमण। जब उस टाइम पे शासक कौन था, जय सिंह चौहान। तो उसको हराकर चित्तौड़ को मतलब पे आक्रमण करके चित्तौड़ को छीन लिया और वापस तो विजय कौन रहे थे, राणा अमीर, यानी आक्रमण कर उसको छीन लिया और वापस गोइल वंश की पुनर्स्थापना की। दैट्स राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सिसोदा के जागीरदार, सिसोदा के जागीरदार होने के कारण सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। आगे जाके वहां के जितने भी शासक थे वो अपने आप को क्या कहने लगे, सिसोदिया। क्या कहने लगे, सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद में जितने भी मेवाड़ के जो शासक हैं, मेवाड़ के जितने भी शासक हैं, जितने भी आखिरी तक जो आए वो सिसोदिया वंश के कहलाने लगे। तो याद रखना, सिसोदिया वंश कोई अलग नहीं था, गुइल वंश ही सिसोदिया वंश था। क्या था, गुइल वंश ही क्या था, सिसोदिया वंश था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। राणा अमीर जो था राणा शाखा का राजपूत था, इसीलिए बाद में ये जो राणा अमीर थे ये कौन सी शाखा के थे, आपको पता होगा। मैंने पहले बताया था कि जब रतन सिंह आखिरी शासक था किसका, राहुल शाखा का, तो दूसरी शाखा राणा ही तो बची। तो ये जो राणा अमीर थे, राणा तो पहले लिख दिया मैंने, तो राणा अमीर थे, ये राणा शाखा के शासक थे। किसके शासक थे। इसी कारण यहाँ के राजा राणा या महाराणा लगाने लगे। राणा शाखा के शासक थे, राणा शाखा के शासक होने के कारण सभी शासक राणा या महाराणा, यहाँ राणा चल रहा है, फिर बाद में आएगा महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, आता कि नहीं आता, तो वो बाद में इसी कारण लगाते हैं भाई। पहले या तो राणा लगाते थे या महाराणा लगाते हैं। दैट्स राइट। आगे बढ़ते हैं। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है।
इसको अभी बताता हूँ, पहले एक बार इसका दोहरान कर लो। राणा जो अमीर थे उनका शासनकाल क्या था? 1326 से 1364 ईस्वी। राणा अमीर थे, इनका शासनकाल क्या था? 1326 से 1364 ईस्वी। किसका? राणा अमीर का शासनकाल कितना था? 1326 से 1364 ईस्वी। और ये कहाँ के जागीरदार थे? सिसोदा के क्या थे? जागीरदार। और सिसोदा के जागीरदार होने के कारण इनको क्या कहते हैं? सिसोदिया। क्या कहते हैं? सिसोदिया। इन्होंने 1326 ईस्वी में, कब? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण करके चित्तौड़ को वापस छीन लिया। क्योंकि इन्हीं के तो था, इन्हीं का तो अधिकार था। बीच में अलाउद्दीन खिलजी के चक्कर में मतलब वो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को मारने के बाद में इनके हाथ से वो छूट गया था। तो गोइल वंश 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ को वापस ले लिया और वापस किसकी स्थापना की? गोहिल वंश की स्थापना की। तो गोहिल वंश की स्थापना किसने वापस की? राणा अमीर ने की। कब की? 1326 में। ठीक है। सिसोदा के जागीरदार होने के कारण ये सिसोदिया कहलाए। मेवाड़ के जितने भी शासक थे, यानी इनके बाद में जितने भी मेवाड़ के जो शासक हैं वो सिसोदिया कहलाने लगे। वो सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाने लगे। तो ध्यान रखना, सिसोदिया ही गोहिल है, गोहिल ही सिसोदिया है। राणा साका, राणा सा ये जो थे कौन? राणा अमीर किस कौन सी शाखा के थे? ये राणा शाखा के। और राणा शाखा के होने के कारण वहाँ के जितने भी जो शासक थे वो बाद में क्या लगाने लगे? राणा या महाराणा। तो आगे बढ़ते हैं। ये गलती से राणा अमीर साफ हो गया, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं। राणा हमीर, राणा अमीर 1326 से 1364 ईस्वी। राणा अमीर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहते हैं? राणा अमीर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक। ये याद रखना, ध्यान देना। आप बहुत काम की चीजें बता रहा हूं एग्जाम के हिसाब से। मेवाड़ का उद्धारक। और कुम्मल गढ़ प्रस्थि के अनुसार इनको क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन किसके आधार पर? कुंभलगढ़ प्रस्थि के अनुसार इनको क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन। जो राणा मीर थे उन्होंने सिंगोली बांसवाड़ा, सिंगोली कहाँ? बांसवाड़ा में के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या? मोहम्मद बिन तुगलक युद्ध में
मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया। किसमें? सिंगोली के युद्ध में। उसने चित्तौड़ में राणा अमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया। मैं आपको रिवाइज कर देता हूं इसको। राणा अमीर का शासनकाल कितना था? 1326 से 1364। अब मैं ये चीज़ें बार बार रिवाइज क्यों करता हूँ पता है आपको? ये ऐसा लगता होगा कि ये सर है ना जो बार बार ही बोलते रहते हैं। मैं इसलिए नहीं ये बार बार रिवाइज करता हूँ, बार बार इन शब्दों को क्यों बोलता हूँ, इसका कारण बताता हूँ आपको। जबकि मैंने इसको 3-4 बार पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर बोलता हूँ क्योंकि आपको इनका शासनकाल का क्रम है ना ध्यान रह जाए। बार बार चीज़ सामने आएगी तो इनके शासनकाल को आप याद रख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में इनके शासनकाल से, इनके क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसीलिए मैं बार बार इनका नाम लेता हूँ। तो राणा अमीर का शासनकाल 1326 से 1364। राणा अमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। याद रखना, मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? राणा अमीर को। कुमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार, किसके अनुसार? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, क्या? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। और ये एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। मेवाड़ का उद्धारक भी कई बार प्रश्न आ गया, विषम घाटी पंचानन भी ये कई बार प्रश्न आ गया, और एग्जामिनर इनको रिपीट करता रहता है, बार बार इनको पूछता है। राणा अमीर के बारे में बहुत पूछता है। ध्यान रखना कि सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, कौन? सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को किसने हराया? राणा अमीर ने। तो राणा अमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया। राणा अमीर ने चित्तौड़गढ़ में, कहाँ? राणा अमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का, किसका? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ तक ही। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी समझ में आई है, और मैं ये भी आप लोगों से ये आशा रख सकता हूँ कि आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो दोस्तों क्या है, मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ कि जैसे आप मेरी क्लास को देख रहे हो, और भी लोग मेरी क्लास को देखें और उनका भी भला हो, क्योंकि ये निःशुल्क क्लास है और हमेशा रहेगी। अगर एक लड़का भी पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊँगा, अगर 100 जुड़ेंगे तो उनको भी पढ़ाऊँगा, 1000 होंगे तो उनको भी पढ़ाऊँगा, 1 लाख होंगे तो उनको भी पढ़ाऊँगा, 10 लाख होने के बाद में मैं उनको पढ़ाऊँगा। और अगर ये भी नहीं मिले, एक बच्चा भी अगर मेरे से कनेक्टेड है तो मैं उनको भी कंप्लीट ऐसे कैसे ही कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। तो आप लोगों से सिर्फ मैंने इतनी ही डिमांड करता हूँ, इतनी ही आशा रखता हूँ, बाकी आपसे और कुछ भी नहीं, कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये पहुँचे और लोग भी इस क्लास को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।